दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री मेजर 5 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हूण आक्रमण के कारण और उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। हूण आक्रमण के क्या-क्या कारण रहे हैं और उसका क्या प्रभाव देखने को मिला है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा जो जरूरी क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करा दिया जा रहा है और कुछ क्वेश्चन करा दिया गया है। लिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हूण कौन थे। तो हूण क्या है, तो एक जाति थे जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है? और मध्य एशिया में क्या है, तो इनका रहना था। लेकिन ये जो हूण जाति है, ये क्या है, तो एक घुमंतु जाति है और युद्ध प्रिय जाति, मतलब इनको युद्ध करना पसंद है। और घुमंतु जाति, एक जगह पर रहने वाले ये लोग नहीं है, ये खाना बदोश लोग है, ठीक है? तो जब मध्य एशिया में क्या है, अशांति फैल गया युद्ध के कारण, तो वहां से इन लोगों ने क्या किया, नए जगहों को खोजना शुरू किया कि हम लोग को रहने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई अच्छा जगह चाहिए। और इसीलिए जब हूण लोग खोजते खोजते, जगहों को खोजते खोजते, सुरक्षित स्थानों को खोजते खोजते क्या है, तो भारत तक पहुंचे थे। और जब भारत में इनका पहला आक्रमण हुआ था, जब पहला कह सकते हैं कि जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, स्कंदगुप्त के साथ हुआ था। और स्कंदगुप्त जो है उस टाइम गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे और आखिरी प्रतापी शासक थे, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त साम्राज्य के शासक आए वो बहुत ही कह सकते हैं जो दुर्बल थे, वो थे, उनके पास कोई शासन करने का क्षमता नहीं था। तो इसी कारण जो गुप्त साम्राज्य है वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। और धीरे धीरे क्या, तो पतन की ओर बढ़ते चला गया। और जैसे जैसे वो पतन की तरफ बढ़ता गया, वैसे ही जो हूण का शक्ति था वो बढ़ता गया। और उन्होंने क्या किया, तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आज हम लोग इसी चीज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि हूण आक्रमण के क्या क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्त नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में 5वीं और 6वीं शताब्दी का काल एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल माना जाता है। भारतीय इतिहास में जो 5वीं और 6वीं शताब्दी, क्योंकि 5वीं और 6वीं शताब्दी के अंतराल में क्या, तो इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर, हूण ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस समय उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाला हूणों ने भारत पर आक्रमण किए। और जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, जो आपका खैबर दर्रा है, जो अफगानिस्तान पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहां से क्या इन्होंने आया और यहाँ पर आक्रमण किया। ये आक्रमण ऐसे समय में हुए जब गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति के पतन की ओर अग्रसर था। और ये जो आक्रमण था वो कब हुआ था, जब जो गुप्त साम्राज्य है वो अपनी पतन की ओर अग्रसर था, मतलब उनका जो शक्ति था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप इन आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि इन युद्धों को रोकने वाला कोई नहीं था। एक बार जब पहले पहले युद्ध हुआ था तो स्कंदगुप्त ने उनको रोक लिया था, ठीक है? जो हूण लोग थे उनको स्कंदगुप्त ने भगा दिया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि स्कंदगुप्त तो नहीं रहे, तो जितने भी शासक हुए गुप्त साम्राज्य में, क्या तो आपस में ही लड़ते रहे, हमेशा आपस में क्या तो गिरद वहां पर छिड़ता रहा। और जिसके कारण उनका जो शासन है वो बहुत ही कमजोर होता गया, वो अपने पतन की ओर बढ़ते गए। जिसके कारण जो हूण जाति थे उन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए हूण आक्रमणों को केवल एक युद्ध केवल एक युद्ध घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने एक छोटे से परिचय को देख लिया। आगे हम लोग जाने कि हूण का परिचय क्या है, हूण कौन लोग थे, जो हूण जाति था वो कौन थे। हूण मध्य एशिया की एक आक्रामक और युद्ध प्रिय जाति थी। कौन थे, तो जो आक्रामक थे, मतलब लड़ना चाहते थे ये लोग, ठीक है? लड़ाई करने वाले लोग थे, युद्ध प्रिय थे। वे घुड़सवार सेना और तीरंदाजी में अत्यंत कुशल थे। और इनको घुड़सवार सेना इनके पास बहुत ही बेहतर था। और तीरंदाजी में इनको क्या है, तो महारत हासिल था। भारत में हूणों के प्रमुख शासकों में तोमाण सबसे ज्यादा मजबूत कह सकते, तो तोमाण था। उसके बाद इसका जो बेटा है बहुत ही क्रूर था, ठीक है, जिसका नाम था मिहिरकुल। तो ये दोनों शासकों को याद रखना है आप लोग को, एक है तोमाण और दूसरा है मिहिरकुल, जो इसका पुत्र है। विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। मिहिरकुल को अत्यंत क्रूर और विनाशकारी शासक माना जाता है। और ये जो मिहिरकुल है ये इसी तोमाण का बेटा है, जिसको अत्यंत क्रूर विनाशकारी शासक माना जाता है। तो यहाँ पर हमने हूणों का एक संक्षिप्त परिचय को भी देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि हूण आक्रमण के क्या क्या कारण रहे थे। हूण जो हमारे देश में आक्रमण किए, जो भारत पर आक्रमण हुआ, वो किन कारणों से किया गया था। पहला जो कारण था वो था मध्य एशिया की राजनीतिक अस्थिरता। मध्य एशिया में क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता फैल गया था, जिसके कारण इनको नए स्थानों की जरूरत थी। कहा जा रहा है कि मध्य एशिया में उस समय निरंतर युद्ध और सत्ता संघर्ष चल रहे थे। जो मध्य एशिया है वहां पर क्या कहा जा रहा है कि वहां पर निरंतर युद्ध चल रहा था और सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, जिससे वहां की स्थिति अत्यंत अस्थिर हो गई। हूण जो एक घुमंतु और युद्ध प्रिय जाति थे, इस अस्थिर वातावरण में अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे। और क्योंकि ये एक कह सकते घुमंतु जाति के लोग थे, तो एक जगह पर इनका रहना कठिन है। पशुपालन करने पर ये क्या है, तो आधारित है। तो इसके कारण क्या है कि वहां पर अस्थिरता फैल गई, जिसके कारण वहां पर रहना इनके लिए मुश्किल हो गया था, ठीक है, नहीं रह पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ऐसे क्षेत्रों की खोज शुरू की जहां उन्हें स्थिरता, सुरक्षा और पर्याप्त संसाधन मिल सके। इसलिए जो हूण जाति थे उन्होंने ऐसे जगहों का
खोज करना चाहा जहां पर स्थिरता हो, सुरक्षा और पर्याप्त संसाधन उनके जीने के लिए। भारत उस समय अपेक्षाकृत शांत, संगठित और समृद्ध था। और उस टाइम में अगर भारत का बात करें तो बहुत ही अपेक्षाकृत शांत था, मतलब अन्य देशों से वो क्या तो बिल्कुल शांत था, संगठित था, क्योंकि वहां पर गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था, और समृद्ध भी था, जिससे यह जिससे यह उनके स्वाभिमान लक्ष्य बन गया, जिससे क्या तो वो स्वाभाविक लक्ष्य बन गया, मतलब कैसे एक टारगेट बन गया, ठीक है, कि भारत में शांति भी है, पर सुरक्षा भी, और जो संसाधन हमें चाहिए वो भी वहां पर उपलब्ध है, तो ये क्या है तो एक टारगेट बन गया। इस प्रकार मध्य एशिया की अस्थिरता ने हूणों को भारत की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, और जो मध्य एशिया में अस्थिरता फैला हुआ था उसने क्या किया तो हूणों को भारत की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया कि वहां जाकर के रह सकते हैं, एक शांति जगह है वहां पर। दूसरा जो कारण है हूण आक्रमण का, वह घुमंतु जीवन शैली और संसाधनों की कमी, क्योंकि ये घुमंतु जीवन शैली के लोग हैं और वहां पर क्या तो संसाधनों की कमी होने लगी थी, तो ये भी एक कारण है भारत पर इसके आक्रमण का। कहा जा रहा है कि हूणों की जीवन शैली खाना बदोश थी। कैसी थी तो खाना बदोश थी, अर्थात वे अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे। उनकी आजीविका मुख्यतः पशुपालन, युद्ध और लूट पर आधारित थी। और उनकी जो आजीविका है, जो हूण जनजाति के लोग हैं, जो हूण जाति के लोग हैं, उनका जो आजीविका है किस पर निर्भर है तो पशुपालन पर। वो लोग पशुपालन करते थे, जिसके लिए आपको चारागाह का जरूरत है, युद्ध करते थे, और युद्ध से जो लूट होता था उसी पर वो आधारित होते थे। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी, उनके सामने भोजन, पानी और चारागाहों की समस्या उत्पन्न होने लगी। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो उनके पास क्या है तो बहुत सारी समस्याएं होने लगी, खाने का समस्या, भोजन का समस्या, ठीक है, पानी का और चारागाह, क्योंकि ये लोग क्या है तो पशुपालन पर आधारित लोग हैं, तो इनको चारागाह भी चाहिए, तो ये सारी समस्याएं क्या उत्पन्न होने लगी। अपने मूल क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण उन्हें नए क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस हुई, और क्योंकि जहां पर ये लोग रह रहे थे वहां पर क्या है तो संसाधनों की कमी हुई, जिसके कारण इनको नए क्षेत्र की आवश्यकता महसूस हुई। भारत की उपजाऊ भूमि, नदियों की उपलब्धता और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ था, नदी था, भोजन था, कह सकते हैं कृषि के लिए भूमि था, ठीक है, और बिल्कुल सब कुछ समृद्ध था, यहाँ पर संसाधनों का कोई कमी नहीं था। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए उन्होंने भारत पर आक्रमण कर अपने लिए नए संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने क्या है तो भारत पर आक्रमण करके नए संसाधन प्राप्त करने का प्रयास किया, तो ये भी एक कारण रहा था हूण के आक्रमण का। अगला यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है भारत की अपारित समृद्धि। जो भारत का अपार समृद्धि था, क्योंकि यहाँ पर सोना, चांदी, जेवरात बहुत सारे थे, खाने के लिए भोजन, कृषि योग्य भूमि, ठीक है, पानी, मतलब सब चीज का यहाँ पर क्या तो सुविधा था। और जगह भी कैसा था, शांत था, क्योंकि संगठित व्यवस्था था और राजा एक ही था सबसे बड़ा, ठीक है, तो वो सबको देख के चल रहा था। तो भारत की अपार समृद्धि देख करके भी इन्होंने क्या तो यहाँ पर हमला किया था। उस समय भारत विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। यहाँ की कृषि व्यवस्था विकसित थी, व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर अत्यंत समृद्ध थे। तो ये क्या है, भारत की समृद्धि है। मंदिरों और राजकोषों में सोना, चांदी और रत्नों का भंडार था। हूणों को इस समृद्धि की जानकारी मिल चुकी थी। हूणों को पता चल गया था कि भारत में क्या क्या है और वहां से हमको क्या क्या मिल सकता है, जिससे उनके मन में भारत पर आक्रमण करने और धन लूटने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या हुआ, अगर जो चोर है उसको अगर पता चल जाए कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सामान है, ठीक है, सोना चांदी, तो चोर को क्या लगा कि वहां जाके चोरी करना ही है। तो लुटेरे थे ये लोग, क्या है तो युद्ध प्रिय लोग थे, तो इनको लगा कि वहां इतना समृद्ध जगह है, वो तो वहां जाकर के आक्रमण करते और वहां पर लूटते हैं। इस प्रकार भारत की आर्थिक समृद्धि हूण आक्रमण का एक प्रमुख आकर्षण का कारण बना। इस कारण क्या कहा जाए, जो आर्थिक समृद्धि भारत का, वही हूण आक्रमण का एक प्रमुख आकर्षण कारण बना था। आगे जहां पर हम लोग कारण देखेंगे वो है गुप्त साम्राज्य की कमजोरी। गुप्त साम्राज्य की कमजोरी, क्योंकि अगर गुप्त साम्राज्य मजबूत रहता उस टाइम में तो हूणों को मार के भगा देता। एक बार उसने क्या तो हूणों को मार के भगाया था जो स्कंदगुप्त थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या है तो कमजोर होता गया, जिसके कारण जो हूण का आक्रमण यहाँ पर होता रहा। हूण आक्रमण के समय गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति खो रहा था। जो 5वीं 6वीं शताब्दी यहाँ पर क्या है तो जो गुप्त साम्राज्य वो अपनी शक्ति के पतन की ओर जा रहा था। स्कंदगुप्त के बाद आने वाले शासक उतने सक्षम नहीं थे। जो कह सकते हैं जो आपका गुप्त साम्राज्य है उसका सबसे शक्तिशाली, जो अंतिम शक्तिशाली शासक है वो है स्कंदगुप्त, और इसी ने क्या तो हूणों को मार के भगाया था। लेकिन इसके बाद कोई भी सक्षम शासक नहीं आ सका, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। आंतरिक विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता और सीमाओं की कमजोर सुरक्षा ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। जब स्कंदगुप्त का मृत्यु हो गया उसके बाद इसके बाद कई सारे शासक आए जो गुप्त साम्राज्य को संभालने के लिए आए, लेकिन उनके पास उतना स्किल नहीं था, ठीक है, वो क्या तो उतने सक्षम नहीं थे। और सीमा के लिए आंतरिक विद्रोह होने लगा कि हम शासक बनेंगे, हम शासक बनेंगे, और अपने टुकड़े टुकड़े होने लगे। भारत का क्या तो टुकड़े टुकड़े में बंटवारा होने लगा। राजनीतिक अस्थिरता फैल गया, सीमाएं क्या तो कमजोर होने लगी, ठीक है, ये क्या तो एक गंभीर समस्या बना। जब किसी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए आक्रमण करना आसान हो जाता है। और क्या कहा जा रहा है कि जब अपने ही देश में
गृह युद्ध फैल जाए, अपने देश में क्या तो आपस में सब लोग लड़ने लगे, तो बाहरी आक्रमणकारियों के लिए क्या तो एक आसान यहाँ पर कह सकते हैं अवसर मिल जाता है कि अब जाकर के यहाँ पर युद्ध किया जा सकता है, आक्रमण किया जा सकता है। हुणों ने इसी अवसर का लाभ उठाकर भारत पर सफल आक्रमण की ओर अपने प्रभाव को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया तो यहाँ पर सफल आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब स्कंदगुप्त तो रहे नहीं, और उसके बाद जितने भी शासक आए गुप्त साम्राज्य वो बहुत ही कमजोर थे, निर्बल थे। अगला यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वह है उत्तर पश्चिमी सीमाओं की भौगोलिक स्थिति। जो हमारे देश का उत्तर पश्चिमी सीमाओं का भौगोलिक स्थिति वो ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल खुला जगह है, वहां से जो आप मध्य एशिया का क्षेत्र देखते हैं वहां से आना जाना लगा रहता है, और वो क्या है तो एक व्यापार का रूट भी था। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं ऐतिहासिक रूप से आक्रमणकारियों के लिए प्रवेश द्वार रही। हमेशा से क्या है तो जितने भी आक्रमणकारी आते हैं वो इसी दर्रे से आते हैं, इसी क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते हैं। खैबर दर्रे से मार्गों से विदेशी आक्रमणकारी आसानी से भारत में प्रवेश कर सकते थे। इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत किलेबंदी का अभाव था। यहाँ पर ना ही किलेबंदी था, ना ही कोई राजा का कह सकते सुरक्षा कवच था, और ना ही यहाँ पर प्राकृतिक सुरक्षा है। हुणों ने भी इन्हीं मार्गों का उपयोग किया और कांधार, पंजाब तथा उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर अपने आक्रमणों को अंजाम दिया। और इस तरह से क्या तो इसने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा किया, फिर सिंध वाले क्षेत्र में कब्जा किया, और इस तरह से पंजाब से होते हुए बढ़ते बढ़ते और ये आगे बढ़ गया। इस प्रकार भौगोलिक स्थिति ने भी हुण आक्रमण को सरल बना दिया। तो ये भी एक कारण रहा था उत्तर पश्चिम सीमाओं की भौगोलिक स्थिति भी। छठा जो हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे वो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। ये जो हुण जाति के लोग थे इनको साम्राज्य विस्तार करने की महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, मतलब लालच था कि जाकर के यहाँ पर रहे। ऐसा नहीं कि ये लोग सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए थे और लूट के चले जाते, ऐसी इसमें कोई इच्छा नहीं थी। ये लोग चाहते थे कि जब यहाँ पर आए, जब लूट ही लिए और इतना समृद्ध देश है तो यहीं पर बस जाते हैं, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार का महत्वाकांक्षा भी इसमें था, यह भी एक कारण हुण आक्रमण का। हुण केवल लूटपाट तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहते थे। उनके प्रमुख शासक तोमार्ण और मिहिर कुल ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। जो ये दोनों बाप बेटा है, इन्होंने क्या किया तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने पंजाब, कश्मीर और मध्य भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं बल्कि अस्थायी शासन स्थापित करना भी था। वो यहाँ पर सिर्फ लूटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यहाँ पर क्या है तो अस्थायी शासन स्थापित करने के लिए आए थे, यहाँ पर राज्य करने के लिए आए थे। यह विस्तारवादी नीति भी हुण आक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारण था। ये जो विस्तारवादी नीति है, ठीक है, महत्वाकांक्षा, जो जो लालच है कि हमारा क्षेत्र बड़ा करें हम अपना, तो वो क्या है तो ये भी एक हुण आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था। आगे हम लोग देखते हैं हुण आक्रमण के प्रभावों को, कि हुण आक्रमण का क्या प्रभाव देखने को मिला, हुण आक्रमण क्यों किया गया था, उसके क्या क्या कारण थे, उसको हमने समझ लिया। यहाँ से हम लोग जानेंगे कि हुण आक्रमण का क्या क्या प्रभाव देखने को मिला है। तो पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से क्या है तो पतन हो गया, क्योंकि पतन तो स्कंदगुप्त के बाद से ही शुरू हो गया था। क्योंकि गुप्त साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली लास्ट अंतिम शक्तिशाली जो शासक था वो था स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक आए बहुत ही दुर्बल थे। आगे कहा जा रहा है कि हुण आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव गुप्त साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। हुण आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष प्रभाव जो देखने को मिला वो गुप्त साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। लगातार आक्रमणों ने गुप्त शासकों की सैन्य और आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया। लगातार जो हुण लोग थे उन्होंने क्या किया तो यहाँ पर आक्रमण किया, जिसके कारण जो गुप्त शासक और सेना थी, जो आर्थिक शक्ति था वो कमजोर होता चला गया। वे ना तो सीमाओं की रक्षा कर सके और ना ही आंतरिक व्यवस्था को बनाए रख सके, क्योंकि गृह युद्ध हो रहा था, आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, चरमरा गया था। तो ना ही सीमाओं की रक्षा कर सके ना ही आंतरिक व्यवस्था को सही से कर पाए। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया, जिससे भारत का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है तो जो गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया, मतलब टुकड़े टुकड़े में टूट गया, अलग अलग शासक हो गए, इसके अलग हर एक क्षेत्र में अलग अलग शासक हो गए, और ये जो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग था वो खत्म हो गया। इस प्रकार हुण आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक बन गया। तो इस प्रकार से जो हुण आक्रमण, क्योंकि अगर डायरेक्ट माने तो डायरेक्ट ये जो हुण आक्रमण ये गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। यहाँ पर कमजोर जो शासक आते गए, जो अस्थिरता फैल गया, जो आंतरिक अस्थिरता फैल गया, वो कारण था मेन। दूसरा जो हमें यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है वो है राजनीतिक विघटन और अस्थिरता। राजनीतिक विघटन और अस्थिरता। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, क्योंकि जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया तो कोई एक बड़ा शासक या फिर कह सकते जो लीडर होता है वो भारत को देखने वाला नहीं रहा। इससे क्या हुआ तो राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इसके स्थान पर अनेक छोटे छोटे राज्य उभर के आए, जो आपस में संघर्ष करते रहते थे और जो आपस में क्या तो लड़ते रहते थे। केंद्रीय सत्ता के अभाव में देश में अराजकता और अस्थिरता फैल गई, क्योंकि केंद्रीय सत्ता के अभाव था, केंद्र में कोई सत्ता नहीं थी। मतलब कह सकते हैं अगर देश है हमारा इतना बड़ा तो इस पूरे देश को देखने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे सब क्या है तो राज्यों में बंट चुके हैं और सब आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके कारण क्या है तो यहाँ पर अस्थिरता फैल गई और अराजकता देखने को मिला।
आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस स्थिति ने भारत को और अधिक कमजोर बना दिया और भविष्य में बाहरी आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और क्या कहते तो भविष्य में बाहरी आक्रमणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अब आप देखेंगे कि तुर्कों का आक्रमण होगा, अरबों का आक्रमण होगा, ठीक है। इस प्रकार हुण आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित किया है। ये इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जो इसका प्रभाव है वो है आर्थिक हानि और व्यापार का पतन। आर्थिक हानि हुई और व्यापार का भी पतन हुआ। उन्होंने भारत के समृद्ध नगरों, व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों को लूटकर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि लूट तो इनका पहला कह सकते उद्देश्य था। लूटने के लिए तो ये लोग आए थे। व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए, क्योंकि ये खुद लुटेरे हैं तो जो व्यापारी आएंगे उनको भी लूटेंगे, जिससे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कृषि उत्पादन में प्रभावित थे, क्योंकि किसानों को सुरक्षा नहीं मिल रही थी, किसानों से कोई मतलब नहीं था। परिणाम स्वरूप व्यापार और उद्योग दोनों में गिरावट आई। और इसके परिणाम में क्या हुआ, तो जो व्यापार है और जो उद्योग है दोनों में गिरावट आया। देश की आर्थिक समृद्धि में कमी आई। इस प्रकार हुण आक्रमण ने भारत की आर्थिक संरचना को कमजोर कर दिया। तो ये भी इसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला जिसका प्रभाव है हुण आक्रमण का वो है सामाजिक जीवन पर प्रभाव। समाज के जीवन पर भी इसको प्रभाव देखने को मिलते हैं। हुण आक्रमणों के कारण समाज में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि अगर कोई बाहर से आपके यहाँ पर लोग आ जाते हैं और आपको मार करके भगा देते हैं, आपके जो सामाजिक चीजें हैं उसको बर्बाद करते हैं, राजनीतिक अस्थिरता को खराब कर देते हैं, तो क्या है, तो डर बैठ जाता है। लोगों को सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। निरंतर युद्ध और हिंसा के कारण लोगों में अस्थिरता और चिंता बढ़ गई। हालांकि समय के साथ कुछ हुण भारतीय समाज में घुल मिल गए, और समय जैसे बीतता गया तो कुछ लोग जो है वो हुण जाति के साथ ही क्या तो घुल मिल गए, उसी के साथ मिल गए, और जो हुण थे वो भारतीय समाज के साथ घुल मिल गए। मतलब दोनों आपस में क्या तो घुल गए, और उन्होंने स्थानीय परंपराओं को अपनाया, जिससे सामाजिक समन्वय की प्रक्रिया भी देखने को मिलती। तो इस तरह से यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे जो हम लोग प्रभाव देखेंगे वो है सांस्कृतिक प्रभाव। तो संस्कृति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है हुण आक्रमण का, उसको समझते हैं। प्रारंभ में हुणों ने भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पर ये लूटने के लिए आए थे। उन्होंने मंदिरों और बौद्ध विहारों को नष्ट किया, जिससे सांस्कृतिक धरोहर को क्षति पहुंची। लेकिन धीरे धीरे वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए और उसे अपनाने लगे। इस प्रकार जहां एक और सांस्कृतिक हानि हुई, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक समन्वय भी विकसित हुआ है। तो जो सांस्कृतिक संस्कृति उसका भी विकास इन्होंने किया है। अगला जो यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखेंगे वो है सैन्य और प्रशासनिक सुधार। तो सेना और प्रशासनिक में भी इनके सुधार किया है। हुण आक्रमण ने भारतीय शासकों को यह एहसास कराया कि उनकी सैन्य व्यवस्था पर्याप्त मजबूत नहीं है। जो शासक थे यहाँ के भारत के, उनको हुणों ने क्या तो महसूस कराया कि आपका जो सेना है वो पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को अधिक संगठित और शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दिया। घुड़सवार सेना, हथियारों और किलेबंदी को मजबूत किया गया। इससे भविष्य में बाहरी आक्रमणों का सामना करने की क्षमता विकसित हुई। इस प्रकार इन आक्रमणों ने अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य सुधार को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये कुछ इसके प्रभाव थे। अगला जिसका प्रभाव है वो है नई शक्तियों का उदय। इस तरह से नई शक्तियों का उदय होता है। हुण आक्रमण के बाद गुप्त साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शून्य को भरने के लिए कई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी हैं। स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर अपने अपने राज्यों की स्थापना की। इससे भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया और क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति वो बढ़ी। यह परिवर्तन आगे चलकर मध्यकालीन भारत की ओर राजनीतिक संरचना का आधार बना। तो ये कुछ हम लोग प्रभाव को देखते हैं। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को जरूर लिख दीजिएगा। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि हुण आक्रमण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज किया और भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। हुणों ने मध्य एशिया की अस्थिरता और भारत की समृद्धि से प्रेरित होकर उत्तर पश्चिमी मार्गों से भारत में प्रवेश किया और गांधार, पंजाब, कश्मीर तथा मध्य भारत तक अपने आक्रमण फैला लिए। तो ये कुछ इसके निष्कर्ष हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। हुण के आक्रमण के कारणों को पूछा गया था और इसके प्रभावों को पूछा गया था, परिणामों को पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चैनल पर दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।